देखो मैंने ऐसे बोला था कुछ टर्म्स हो जाएंगे तो फिर मैं रदरफोर्ड के बारे में थोड़ा बात करूंगा। तो रदरफोर्ड का सेटअप याद है आपको? हाँ। सेटअप में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं। जो सेटअप था एंड ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास हो गया वगैरह वगैरह। नहीं। और उसका कंक्लूजन क्या मिला कि ऐसा लगता है कि गोल्ड फॉइल के अंदर कुछ है ही नहीं। ऐसे ही था ना? गोल्ड फॉइल का मैक्सिमम पार्ट क्या है? यही लग रहा था ना अपने को रिजल्ट्स में, है ना? ये गोल्ड फॉइल में बोला था ना इस तरह का एटम है, इस तरह से एटम अरेंज्ड है। हार्डली अगर अक्रॉस द थिकनेस देखोगे तो हार्डली 2-3 एटम अरेंज्ड है। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास हो गया, कुछ थोड़ा बहुत रिबाउंस हो रहा है, ऐसे ही ना? कुछ ज्यादा एंगल से हो रहा है, कुछ ऐसे हो रहा है, एक दो पीछे भी आ जा रहे हैं। यहाँ पे हार्डली 2-3 एटम होगा जो इनकाउंटर हुआ होगा, ऐसा सजा सकते हैं हम लोग। नहीं, ऐसा डायग्राम है। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास हो गया, इसका मतलब क्या है कि गोल्ड फॉइल में बहुत सारे एम्प्टी स्पेस है। मैंने उस दिन बताया था यहाँ पे कोई होल वगैरह भी नहीं होता, डायरेक्ट पास हो जाता है थिकनेस। इसका मतलब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास हो गया, मतलब गोल्ड फॉइल में या उसके एटम में बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है। कुछ अल्फा पार्टिकल जो इसके पास जा रहा था, नहीं क्या? जो इसके पास से जा रहा था वो थोड़ा इस तरह से बेंट हुआ, जो बहुत एकदम डायरेक्टली हेडिंग वो रिबाउंस बैक भी हुआ, जो बहुत पास से जा रहा था वो ज्यादा एंगल से डेविएट हुआ, लाइक दैट ना? बोलो। यही था चीजें। तो ये ऑब्जर्वेशन था। इसका कंक्लूजन क्या है? मैक्सिमम पार्ट इन द एटम इज एम्प्टी। और उस गोल्ड फॉइल में जगह जगह पे कुछ तो है जो अल्फा पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रहा है, और वो कुछ तो है वो डेफिनेटली पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तभी तो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, और वो कुछ तो है पॉजिटिवली चार्ज है, तभी डिफ्लेक्शन होगा। यस और नो? अच्छा, वो जो कुछ तो है वो बहुत ज्यादा डेंस्ड है, बहुत ज्यादा मास है उसका, क्योंकि डिफ्लेक्ट ये नहीं हो रहा है, एटम डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, गोल्ड फॉइल आगे पीछे नहीं हो रहा है, वो तो एज इट इज पड़ा हुआ है। कौन डिफ्लेक्ट हो रहा है? अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? तो इससे 2-3 बातें जो कंक्लूजन निकलता है, वो कंक्लूजन ये है कि एटम का मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी है ना? एटम स्फेरिकल भी है, ये उसने दूसरा कंक्लूजन निकाला। एटम के पास 2 पार्ट है, न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट इज वेरी वेरी स्मॉल एंड हाईली डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आल्सो। समझ में आया? तो न्यूक्लियस का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? रदरफोर्ड। और उसने जब ये बताया, ये सारा क्रेडिट, अभी भी न्यूक्लियस होता है, हम जानते हैं हर एटम का न्यूक्लियस होता है या नहीं? अभी भी स्टिल इवन मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में भी हम बोलते हैं एटम का न्यूक्लियस होता है। यस नो? है ना? तो उसका बेसिकली मॉडल क्या था अगर देखा जाए तो? कि एटम इज स्फेरिकल, ईच एटम हैविंग 2 पार्ट, न्यूक्लियर पार्ट एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। मतलब कंक्लूजन के बाद मॉडल आया। कंक्लूजन ये था कि मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है, और उस गोल्ड फॉइल में जगह जगह पे कुछ तो है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, हाईली डेंस्ड है, और वो कुछ तो है वेरी वेरी स्मॉल है, क्योंकि 20,000 अल्फा पार्टिकल पास हो गया, डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है। हार्डली 20,000 में फ्यू डिफ्लेक्ट हो रहा है, वेरी वेरी फ्यू थोड़ा ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है, वेरी वेरी फ्यू रिबाउंस बैक हो रहा है। तो इससे यही पता चलता है ना कि मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी है, और कुछ ऐसा है जगह जगह पर जो बहुत स्मॉल है, टाइनीएस्ट है, जिसके आसपास से अल्फा पार्टिकल गुजरता है तभी डिफ्लेक्ट होता है। उससे दूर से गुजरता है कुछ नहीं हो रहा है, दिख रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? एंड दैट कुछ तो है वेरी स्मॉल, दैट इज टर्म्ड एज न्यूक्लियस। एंड ही आल्सो सेड कि न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड एंटायर मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। क्यों बोल दिया एंटायर मास वहां पर है? क्योंकि ये आगे पीछे नहीं हो रहा है ना। आगे पीछे कौन हो रहा है? अल्फा पार्टिकल हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? तो वहां से मॉडल आ गया, लेकिन मॉडल से पहले हम लोग बात करेंगे किसका? उसका रिजल्ट का। ठीक है? ये सारा पार्ट आपको खुद लिखना है, नोट्स में लिखे हुए हैं। ओके? नाउ रिजल्ट्स में सबसे पहले रदरफोर्ड का जो स्टडी है ना, उसमें सबसे पहले रिजल्ट्स में उसने बात करा, रिजल्ट्स में सबसे पहले उसने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस दिया। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस
is equal to 10 to the power न्यूक्लियस, minus इसको Rn बोल सकते हैं. दिस इज R नॉट a to the power 1/3 और R नॉट एक कांस्टेंट है बच्चे. 1.33 to 1.5 into 10 raised to minus 13 सेंटीमीटर. कुछ नहीं दिया हो तो 1.33 भी लेके आगे बढ़ सकते हैं. into 10 raised to minus 13. ये किसका बात कर रहा है वो? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. मतलब अगर ये स्फेरिकल एटम है तो इसके बीचों बीच एक छोटा सा न्यूक्लियस है, वो भी स्फेरिकल है और उसकी रेडियस ये है. समझ में आया? ये रिजल्ट है उसका. लिखो जल्दी से. आर नॉट एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसने, और वो मतलब रेडियस कैलकुलेट करने में लगता है. रेडियस कैलकुलेट करने में लगता है. अभी इस पे बात करेंगे हम लोग. नॉट ओनली दिस, उसने रेडियस ऑफ एटम भी दिया. ये वाला जो रेडियस है ना, ये रेडियस है ना, रेडियस ऑफ एटम दैट इज 10 raised to minus 8 सेंटीमीटर. एसआई यूनिट में -10 बोल सकते हो. अच्छा माइनस. हाँ उधर तो नोट्स में ना -10 10 raised to minus 10 मीटर्स दिया है. मीटर या फिर 1 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हो. 1 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हो. ध्यान रखोगे. रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 1.33 into 10 raised to minus 15 मीटर. -13 सेंटीमीटर को -15 मीटर. इसको पता है 1.33 फर्मी मीटर भी बोल सकते हो. रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा? ये ना रफ में लिखो, वहां पे लिख लेना. ठीक है, जल्दी जल्दी लिखिए.